हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें फोर्थ सेमेस्टर में आपका फर्स्ट पेपर हो चुका है। बहुत बढ़िया पेपर हुआ, उसके आंसर की भी हमने दी आपको। और अब ये सेकंड पेपर आपका है, भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे। ठीक है, और इसका आज हम लोग ये जो इजी नोट्स है आपका 2026 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। यानी कि पूरे इजी नोट्स को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपने फर्स्ट पेपर का हमारा देखा होगा, इजी नोट्स का कंप्लीट वीडियो था, तो उसी तरीके से इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास, और सुपर फास्ट चलेंगे क्योंकि आपको भी कराना है और सेकंड सेमेस्टर के भी कल 3 सब्जेक्ट का एग्जाम है, उनको भी कराना है, तो समय का बहुत अभाव है। देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। भारत में प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अत्यधिक संकुचित एवं पुराना है। इसके पीछे का रीजन क्या है? यह लाभदायक कुशलताओं के विकास पर ध्यान नहीं देता, यह उचित प्रकार की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मान्यताओं पर ध्यान नहीं देता। दोनों ही इसके पीछे के रीजन्स हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। फिर कहता है प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के मुख्य दोष क्या हैं? इसके दोष ये हैं कि ये देखिए, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अत्यधिक संकुचित है, पुस्तकीय ज्ञान और रटंत विद्या पर ज्यादा बल दिया जाता है, उच्च शिक्षा के प्रतिकूल है। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। भारत में किस शिक्षा के पाठ्यक्रम का आधार व्यावहारिक न होकर केवल साहित्यिक एवं सैद्धांतिक है? वह है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के ऊपर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1960 में। वर्ष 1960 में हुए प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के सम्मेलन में इसमें सुधार करने के उद्देश्य से जो विचार व्यक्त किए गए थे, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार ये थे कि पाठ्यक्रम बालक का सर्वांगीण विकास करने वाला हो, पाठ्यक्रम उत्तम नागरिकता का विकास करने वाला हो, पाठ्यक्रम देश की परंपरा तथा संस्कृति का पालन करने वाला भी होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। एक अच्छे पाठ्यक्रम के गुण ये हैं, उसमें वह रचनात्मकता से परिपूर्ण होता है, वास्तविकता से संबंधित होता है, सकारात्मक प्रभाव डालने वाला भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कोठारी कमीशन ने कक्षा 1 से 4 तक के लिए जिस पाठ्यक्रम को अपनाने का सुझाव दिया था, उसमें जोर दिया गया था। उसमें एक भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा अपनाने पर जोर दिया गया, वातावरण का अध्ययन और सृजनात्मक क्रियाओं पर जोर दिया गया, कार्यानुभव व समाज सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षा पर भी जोर दिया गया। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। कोठारी कमीशन ने उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम पर जोर दिया था। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला के साथ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा पर जोर दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छात्रों के चरित्र को गढ़ने तथा उनमें दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने के उद्देश्य से नैतिकता तथा आध्यात्मिकता की शिक्षा देनी चाहिए। यह कथन कोठारी कमीशन से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। किस आयोग ने पाठ्यक्रम में नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा के लिए 1-2 घंटे नियत करने पर किस प्रकार का सुझाव दिया था? तो वह आपका कोठारी कमीशन का सुझाव दिया था। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। प्राचीन काल में शिक्षा का परिचय प्राप्त होता है, तो प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वह गुरुकुलों में दी जाती थी। प्राचीन काल में विद्या का संस्कार किस उच्चारण से होता था? तो ओम नमः सिद्धम से जो है विद्या का संस्कार प्रारंभ होता था। उपनयन संस्कार की आयु क्या थी? तो ये सभी कैसे है? क्योंकि 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बच्चों का उपनयन संस्कार होता था, 11 वर्ष की आयु में क्षत्रिय बच्चों का उपनयन संस्कार होता था, और 12 वर्ष की अवस्था में वैश्य बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। तो ये सभी उपनयन संस्कार की उम्र थी, लेकिन अलग अलग जो बच्चे थे जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, उनको अलग अलग समय पर उपनयन संस्कार करवाया जाता था। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः कौन विषय सम्मिलित थे? तो इसमें आपका वेद, वेदांग, व्याकरण, साहित्यिक, छंद, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, ये सभी इसमें शामिल थे। मुस्लिम काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म को साधना। भारत में शिक्षा पद्धति ने किस काल में नवीन दिशा ग्रहण की? तो वह ब्रिटिश काल। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों में मुख्यतः किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो इसमें प्रशासनिक समस्या, वित्त या आर्थिक समस्या, पाठ्यक्रम की समस्या, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर समेकित दृष्टिकोण के मुख्य आधार हैं, तो इसमें राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति, शैक्षिक सुधार, ज्ञान को इकाई मानना व अभिनव कार्यक्रम, ये सभी इसमें ये मुख्य आधार हैं। ऑप्शन जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि माध्यमिक शिक्षा में कितने वर्ष के बालक बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करते हैं? 14 से 18 वर्ष के बालक बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करते हैं। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षाओं का अध्ययन होता है? कक्षा 9 से 12 तक। माध्यमिक शिक्षा का वह समय है जो सामान्यतः 12 से 17 वर्ष
वर्ग के बालकों के लिए होता है। यह कथन किसका है? कार्टर जी गुड का स्टेटमेंट है। प्राथमिक शिक्षा का कार्य प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? शिक्षा सचिव के द्वारा नियंत्रित होता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का पुनर्गठन कब किया गया? 1969 में। माध्यमिक शिक्षा के प्रारूप के अंतर्गत 2 स्तर होते हैं। 10 वर्ष बाद हाई स्कूल की जो परीक्षा है वह माध्यमिक शिक्षा आयोग देखिए कह रहा है 10 वर्ष बाद हाई स्कूल की परीक्षा होनी चाहिए। यह कथन किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का स्टेटमेंट है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित में से किस शिक्षा संचालन का सुझाव दिया था? तो इसने 10+2+3 पैटर्न का सुझाव दिया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर किन आंतरिक विषयों को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की? तो इसने भाषाएं, सामाजिक, गणित, सामान्य विज्ञान इन सभी विषयों को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी। ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाता है। बहुउद्देशीय विद्यालय तथा विभिन्नीकरण पाठ्यक्रम की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो वह है मुदालियर आयोग। हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारी माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्मल कड़ी है और उसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? मुदालियर आयोग का है। माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन कब किया गया? 1948 में। मुदालियर आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित हैं? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित हैं। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1955 में हुई थी। इतनी बात क्लियर है। भारत में माध्यमिक शिक्षा का संचालन किन साधनों द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और स्थानीय संस्थाओं या निजी संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है। ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, माध्यमिक शिक्षा में कौन से स्तर हैं? माध्यमिक शिक्षा में आपके निम्न माध्यमिक स्तर और कक्षा 6 से 8 तक 3 वर्षीय, दूसरे में उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 11वीं तक की शिक्षा। तो ये दोनों ही हमारे माध्यमिक शिक्षा के स्तर हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार माध्यमिक शिक्षा किसकी व्यवस्था है? राज्य सरकार की। केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित क्या काम करती है? तो ये परामर्श देने का काम, वित्तीय सहायता देने का काम और पथ प्रदर्शन का काम करती है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। केंद्र सरकार की वे संस्थाएं कौन सी हैं जो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं? तो इसमें शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो हो गया, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद हो गया, राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ये सभी संस्थाएं जो है वो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का काम है निर्देशन की सेवाओं की प्रगति, गैर जागरूकता उत्पन्न करना, व्यावसायिक निर्देशन की सामग्री जुटाना, निर्देशन से संबंधित साहित्य तैयार करना। कुल मिलाकर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। केंद्रीय विद्यालयों की क्रिया किसने कार्यान्वित की? भारत सरकार ने कार्यान्वित की है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय माध्यमिक परिषद कौन सी परीक्षाएं लेती है? तो ये आपका अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक त्रिवर्षीय कोर्स, उच्चतर माध्यमिक 1 वर्षीय कोर्स, ये सभी परीक्षाएं लेती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में कौन से निकाय हैं? तो इसमें आपका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेज, ये सभी इसमें शामिल हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कितने विभागों के जरिए काम करता है? 6 विभागों के जरिए काम करता है। वैज्ञानिक शिक्षा विभाग किस निकाय के अंतर्गत है? तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के निकाय के अंतर्गत है। आगे बढ़, किसी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे इसका आंसर शीट दी है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, और अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई। कलकत्ता मदरसा की स्थापना करने वाले वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कलकत्ता मदरसा में कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था? तो इसमें मुस्लिम उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम, इंग्लैंड की उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम दोनों ही पढ़ाए जाते थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की? 1791 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। इतनी बात क्लियर है। सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव चार्ल्स वुड ने दिया था। लंदन विश्वविद्यालयों के आधार पर किन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर की गई। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1882 में हुई। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की? विलियम हंटर ने की। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ, नो डाउट। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1917 में। उच्च शिक्षा के प्रसार पर नियंत्रण रखने हेतु हर्टाग समिति की नियुक्ति कब हुई? 1929 में। विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना का सुझाव सर सार्जेंट ने दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान समिति की नियुक्ति 1945 में हुई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 में हुई, जिसको हम राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई? डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई।
विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 28 दिसंबर 1953 को दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालयों की उपाधियां सरकारी नौकरियों के लिए पासपोर्ट थीं। शिक्षा छात्रों की नौकरी के लिए न कि जीवन के लिए तैयार करने के समिति उद्देश्य से प्रदान की जाती है। यह कथन गुन्नार मिर्डल का स्टेटमेंट है। 1991 ईस्वी तक भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? लगभग 184। 1991 ईस्वी तक भारत में कितने महाविद्यालय सामान्य और तकनीकी मिलाकर थे? तो लगभग 6324 विद्यालय थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है, देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 1960 में हुए प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के सम्मेलन में इसमें सुधार करने के उद्देश्य से जो विचार व्यक्त किए गए थे उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार थे। पाठ्यक्रम बालक का सर्वांगीण विकास करने वाला हो, पाठ्यक्रम उत्तम नागरिकता का विकास करने वाला हो, पाठ्यक्रम देश की परंपरा तथा संस्कृति का पालन करने वाला होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। एक अच्छे पाठ्यक्रम का गुण क्या है? रचनात्मकता से परिपूर्ण हो, वास्तविकता से संबंधित हो और सकारात्मक प्रभाव डालने वाला हो। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। कोठारी कमीशन ने कक्षा 1 से 4 तक के लिए जिस पाठ्यक्रम को अपनाने का सुझाव दिया था उसमें जोर दिया गया, उसमें एक भाषा, मातृ या क्षेत्रीय भाषा अपनाने पर जोर दिया गया, वातावरण का अध्ययन एवं सृजनात्मक क्रियाएं अपनाने पर जोर दिया गया, कार्यानुभव व समाज सेवा तथा स्वस्थ शिक्षा पर जोर दिया गया। कुल मिलाकर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कोठारी कमीशन ने उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम पर जोर दिया था, तो इसने मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया, हिंदी अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया, गणित विज्ञान कला के साथ नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा पर भी जोर दिया। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। छात्रों के चरित्र को गढ़ने तथा उनमें दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने के उद्देश्य से नैतिकता तथा आध्यात्मिकता की शिक्षा देनी चाहिए। यह कथन किससे संबंधित है? कोठारी कमीशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है किस आयोग ने पाठ्यक्रम में नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा के लिए 1-2 घंटे नियत करने पर किस प्रकार का सुझाव दिया था? तो ये आयोग था आपका कोठारी कमीशन। प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुलों में होती थी, गुरुकुलों से प्राप्त होती थी। प्राचीन काल में विद्या का संस्कार ओम नमः सिद्धम, उपनयन संस्कार किया हुए सभी थी। अभी मैंने पीछे बताया, पिछले वाले चैप्टर में बताया था आपको, है ना। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः जो विषय थे उसमें वेद, वेदांग, व्याकरण, ये भी वही क्वेश्चन सेम है जो पीछे था। भारतीय स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा में नैतिक सामग्री को समाविष्ट करने के प्रयास से किए जाएं, यह कथन हुमायूं कबीर का है। छात्रों का मूल्यांकन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें आंतरिक परीक्षा, नियतकालिक परीक्षा, विद्यालय अभिलेख, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नई शिक्षा नीति 1986 के सुझाव द्वारा माध्यमिक शिक्षा में क्या परिवर्तन होने चाहिए? तो अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग, सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया जाए, शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधि में भी सुधार किया जाए। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। इसके अंतर्गत सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त शिल्प और संबद्ध विज्ञानों का अध्ययन व्यावहारिक योग्यताओं, अभिवृत्तियों तथा सामाजिक आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायों से संबंधित ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। यह कथन हुमायूं कबीर का है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। निम्नलिखित में से शिक्षण काल के भाग कौन से हैं? तो जूनियर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, ये दोनों ही शिक्षण काल के भाग हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। माध्यमिक शिक्षा कितने वर्ष की होनी चाहिए? माध्यमिक शिक्षा आपकी 7 वर्ष की होनी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में कितने दिन का कार्य दिवस हो? लगभग 200 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी ने माध्यमिक शिक्षा को कितने रूपों में प्रकाशित किया? तो इन्होंने स्थिति के रूप में, प्रकार के रूप में अलग डिवाइड किया, स्तर के रूप में अलग डिवाइड किया, तो कई रूपों में इन्होंने प्रकाशित किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन कहता है कि माध्यमिक शिक्षा स्वयं में पूर्ण होनी चाहिए और उसे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना चाहिए। उसे कुछ छात्रों की जीवन में प्रवेश करने के लिए तथा दूसरों को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए तैयार करना चाहिए। यह कथन डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी से संबंधित है। किस पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया गया? वो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया गया। अध्यापक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। पाठ्यक्रम, विद्यालय संगठन तथा पाठ्य सामग्री आदि अध्यापक के महत्वपूर्ण अंग हैं, तथापि वे तब तक निर्जीव रहते हैं जब तक कि शिक्षा के सजीव व्यक्तित्व द्वारा उनमें प्राण प्रतिष्ठित नहीं कर दिए जाते। यह कथन किसका है? ब्राउन महोदय का स्टेटमेंट है। ठीक है। विदेशी माध्यम ने राष्ट्र की शक्ति को क्षीण कर दिया है।
उसने उन्हें जनसाधारण से अलग कर दिया तथा उसने शिक्षा को अनावश्यक रूप से महंगी बना दिया। यह स्टेटमेंट गांधी जी का है। विश्वविद्यालय आयोग के क्या काम है? देखिए, यह विश्वविद्यालय परीक्षा में सुधार, पाठ्यक्रम निर्माण, अनुसंधान आदि के संबंध में गोष्ठियां आयोजित करता है। सेवारत अध्यापकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता है। परीक्षा में सुधार, पाठ्यक्रम निर्माण, अनुसंधान आदि के संबंध में गोष्ठियां आयोजित करता है। कुल मिलाकर ये सारे ही कार्य करता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक मान्यता 1956 में मिली थी। कब मिली? 1956 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस प्रकार का विद्यालय है? तो यह केंद्र शासित विश्वविद्यालय है। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में पत्राचार शिक्षा की व्यवस्था की गई? वह दिल्ली यूनिवर्सिटी है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है। प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में हुई थी। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण एवं अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता कौन देता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्तीय सहायता देता है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग द्वारा अध्यापक मंडल के विकास के लिए सुझाव दिए गए थे। क्या सुझाव दिए गए? पहला, पीएचडी तथा एमए, एमएड अध्यापकों के वेतन में वृद्धि हो, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, राजकीय संस्थाओं में अध्यापक तथा निरीक्षकों को आपस में बदला जाए। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। किस आयोग ने यह टिप्पणी की थी कि जो स्नातक अध्यापक प्रशिक्षणशाला में प्रवेश पाते हैं उनका विषय ज्ञान बहुत बातों में हीन होता है? कोठारी आयोग का स्टेटमेंट है। प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की प्रशिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिया था? इसने सुझाव दिया एमए तथा बीएड अध्यापकों की अनिवार्यता हो, अध्यापकों के लिए अनुस्थापन तथा आगमन पाठ्यक्रमों का आयोजन हो, कम से कम 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की ही अध्यापक के रूप में नियुक्ति भी होनी चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस आपके राइट हो जाते हैं। अध्यापकों की दशा सुधारने के संबंध में किस आयोग ने सुझाव दिया था? मुदालियर आयोग ने सुझाव दिया था। अध्यापकों की दशा सुधारने के लिए मुदालियर आयोग ने क्या सुझाव दिया? एक तो ये कि अध्यापकों के चुनाव तथा नियुक्ति की संपूर्ण देश में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। जो प्राइवेट टीचिंग संस्थान हैं उनमें काम कर रहे अध्यापकों के चुनाव के लिए समिति हो, कमेटी हो, परिवीक्षा काल कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अध्यापकों की दशा सुधारने के लिए किस आयोग ने त्रिलाभ योजना को लागू करने का सुझाव दिया था? मुदालियर आयोग ने। अध्यापकों की कठिनाइयों के निवारण हेतु किस आयोग ने पंचमंडल की स्थापना की? मुदालियर आयोग ने। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अध्यापकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की गई थी मुदालियर आयोग के द्वारा। ठीक है, किस आयोग ने सिफारिश किया था कि सघन कॉलेजों की स्थापना ऐसी जगह की जानी चाहिए जहां सभी स्तरों पर अध्यापकों को तैयार किया जा सके? वो है कोठारी आयोग। किस आयोग में कम से कम आधे अध्यापकों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की सिफारिश की थी? कोठारी आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग ने शिक्षा की दशा सुधारने हेतु किन सुझावों को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया? तो एक तो प्राथमिक विद्यालयों में योग्य और वेल ट्रेंड व्यक्तियों को प्रधानाध्यापक और निरीक्षक के पदों पर नियुक्त किया जाए, ट्रेंड ग्रेजुएट को पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेड देना, अग्रिम वेतनमान की व्यवस्था करना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। किस आयोग ने सेवानिवृत्ति की आयु स्कूलों में 60 वर्ष तथा कॉलेजों में 65 वर्ष करने की सिफारिश को क्रियान्वित करने को कहा था? मुदालियर आयोग ने। शिक्षा को विश्वविद्यालय के बौद्धिक जीवन के मुख्य प्रवाह में लेना चाहिए, यह कथन किससे संबंधित है? कोठारी आयोग से संबंधित है। कोठारी आयोग ने शिक्षक शिक्षा के अलगाव का मुख्य कारण किसे माना? प्रशिक्षण संस्थाओं का संपर्कहीन होना। कोठारी आयोग ने शिक्षक तथा शिक्षा के अलगाव को दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए हैं? तो इन्होंने सुझाव दिए हैं सभी क्षेत्रों में शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों का समन्वय होना चाहिए, प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा संस्थान को खोला जाना चाहिए, शिक्षा संबंधी विभिन्न शोध कार्यों को भी बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किस आयोग ने सर्वांगपूर्ण महाविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया था? वो है कोठारी आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर देखिएगा, भारत में दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त शिक्षा से संबंधित नवीन मुद्दे, यहाँ पे उसकी बात करेंगे। दूरवर्ती शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत किस देश में हुई? इंग्लैंड में। पत्राचार परामर्श का संबंध किससे है? दूरस्थ शिक्षा से। भारत में दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1982 में हुई थी। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का संबंध किससे है? दूरस्थ शिक्षा से है। डॉक्टर पीएल किरकरे तथा डॉक्टर केएस खिची ने दूरस्थ शिक्षा के कितने सिद्धांत बताए हैं? 13।
विश्व के कितने देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा परिषद ICDE की स्थापना की? 50 से अधिक देशों ने। कौन सी शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकेतर शिक्षा के लक्षणों को सम्मिलित स्वरूप है? वह है दूरस्थ शिक्षा। कुछ विद्वानों ने दूरस्थ शिक्षा को और किन नामों से संबोधित किया है? तो इसको मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग, ये कई सारे नाम इसको दिए गए हैं। कौन सी शिक्षा अधिगम का ऐसा स्वरूप है जो एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, परीक्षा और अनुसंधान में बंधी हुई है? वो है आपकी औपचारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया है? अनौपचारिक शिक्षा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया है। कौन सी शिक्षा शिक्षण अधिगम की एक गैर औपचारिक प्रणाली है? दूरस्थ शिक्षा। शिक्षण अधिगम की एक औपचारिकेतर प्रणाली दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा के कौन से घटक यथास्थान होते हैं? तो इसमें शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, ये सभी यथास्थान होते हैं। दूरस्थ शिक्षा वास्तव में किसका रूप है? दूरस्थ शिक्षा वास्तव में मुक्त शिक्षा, ओपन एजुकेशन का ही एक रूप है। अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है कि कौन सी शिक्षा विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले तथा विविध भौगोलिक क्षेत्रों में बिखरे अधिगमकर्ताओं की एक बड़ी संख्या को उनकी रुचि और सुविधा के अनुकूल ज्ञान, कौशल व अभिवृत्ति प्रदान करने का तरीका है, जिसमें उच्च कोटि की अधिगम सामग्री के निर्माण, उत्पादन तथा संप्रेषण में तकनीकी एवं संचार माध्यमों का समुचित रूप से व्यापक प्रयोग किया जाता है, वह दूरस्थ शिक्षा हो जाएगी। दूरस्थ शिक्षा में अधिगम की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? संचार माध्यमों द्वारा होती है। दूरस्थ शिक्षा की कौन सी अधिगम प्रणाली है? जन शिक्षण प्रणाली हो जाएगी। दूरस्थ शिक्षा का अभिप्राय है सीखने और सिखाने की वो प्रक्रिया जिसमें स्थान और समय के आयाम सीखने और सिखाने के मध्य दखलंदाजी करते हैं। यह कथन माल्कोम एडिसेशिया का है। पत्राचार शिक्षा में संपूर्ण पाठचर्या को इकाइयों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक इकाई को कहते हैं, प्रत्येक इकाई को अध्ययन इकाई, पाठ इकाई और मॉड्यूल्स भी कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है? यहाँ उन लाखों लोगों को शिक्षा देने की पद्धति का विकास होना चाहिए जो शिक्षा के लिए अपने प्रयासों पर आधारित है। हम सोचते हैं कि पत्राचार या गृह अध्ययन कोर्स इन परिस्थितियों का सही उत्तर है। ये शिक्षा आयोग में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। भविष्य में दूरस्थ शिक्षा ई लर्निंग तथा ऑनलाइन लर्निंग होगी, जिसके अंतर्गत किनका प्रयोग किया जाएगा? जिसके अंतर्गत कंप्यूटर मैनेज्ड कम्युनिकेशन, ईमेल, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, लाइन, डेटाबेस तथा फाइल ट्रांसफ़र, इन सभी का यूज किया जाएगा। आभासी शिक्षा हेतु प्रायः आवश्यकता होती है पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों की। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आभासी विश्वविद्यालय में पढ़ने की स्वतंत्रता होती है 24 घंटे। आगे बढ़ेंगे। विजुअल कहता है कि विजुअल ग्लोबल वीवी कहाँ की ऐसी वास्तविक संस्था है जिनका कानूनी प्रारूप है फिर भी आभासीय? तो वो जर्मनी है। इग्नू स्थापित हुआ था 1985 में। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय तेलंगाना मुक्त विश्वविद्यालय। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है तकनीकी शिक्षा को कितने स्तरों में विभाजित किया जा सकता है? तकनीकी शिक्षा को 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। भारत में प्राचीन एवं मध्यकाल में तकनीकी शिक्षा का व्यावसायिक विकास हुआ था। जी बिल्कुल। ब्रिटिश काल में तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। हाँ, ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों में तकनीकी शिक्षा विकास तेजी से हुआ था। कह रहा है ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों में, तो यहाँ पे जो है इसका लगभग कोई विकास नहीं हुआ। लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीक को किन रूपों में वर्गीकृत किया है? तो लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी प्रथम या कठोर उपागम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या कोमल उपागम, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली उपागम के रूप में इन्होंने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। किस प्रविधि को अनुदेशन तकनीकी या व्यावहारिक तकनीकी भी कहा जाता है? कोमल उपागम को व्यावहारिक तकनीकी या कोमल उपागम भी कहा जाता है, अनुदेशन तकनीकी को। शैक्षिक तकनीकी का कोमल उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि अधिगम का मनोविज्ञान अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार के हर प्रकार के स्थायी परिवर्तन को अंतर्निहित करता है। यह कथन ए मिल्टन का है। किसका है? ए मिल्टन का स्टेटमेंट है। किसने कोमल उपागम के संबंध में कहा है कि शैक्षिक तकनीकी का मुख्य संबंध अभिक्रमित अधिगम के आधुनिक सिद्धांतों से रहा है। इनमें कार्य विश्लेषण, लेखन, उद्देश्यों का संक्षिप्तीकरण, वांछित अधिगम कौशलों का चुनाव, पुनर्बलन का मूल्यांकन निहित है। किसने कहा? डेविस का स्टेटमेंट है। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय अथवा कोमल उपागम को किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो इनको अभिक्रमित अनुदेशन के रूप में विभाजित किया जा सकता है। नहीं, इस प्रश्न का आंसर आपका जो है वह बी राइट होगा। ठीक है, क्योंकि शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या ये जो कोमल उपागम है, इस तकनीकी का आधार मनोविज्ञान है, इसलिए इसे
व्यवहार प्रणाली या व्यवहार तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस तकनीक को हम अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी और व्यवहार तकनीकी भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और तो यहाँ पे जो आपके सारे ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, आपका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अगला क्वेश्चन, शिक्षण तकनीकी प्रविधि के प्रतिपादकों में शामिल हैं, तो इसमें आपका हर्बर्ट, हंट, डेविस, ब्रूनर ये सभी इंक्लूड हैं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1835 ईस्वी में। बम्बई में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1854 ईस्वी में। भारत में व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा की रूपरेखा क्या है? तो यह पॉलिटेक्निक स्तर के विद्यालय हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, डिप्लोमा स्तर के विद्यालय, ये सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। कलकत्ता में एक इंजीनियरिंग कॉलेज कब खोला गया? 1856 में। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और लाहौर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1882 से लेकर के 1902 के बीच में हुई थी। इतनी बात क्लियर है। रुड़की, पूना, बम्बई और मद्रास में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1902 में हुई। देहरादून फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना 1874 में हुई। कई जगह इसका आंसर 1878 मिलता है, लेकिन 1878 ऑप्शन में नहीं है, तो हम 1874 के साथ जाएंगे। 1921 ईस्वी तक कितने छात्र भारत में चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे? 3863। सन 1921 ईस्वी तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे? लगभग 5। 1921 ईस्वी तक इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या 803 थी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक वैधानिक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आई? तो यह 17 अगस्त 1995 को। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कितने संगठक हैं? 8। NCTE के काम क्या है? शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पक्षों के संबंध में यह केंद्र व प्रांतीय सरकारों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सलाह देना। शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण तथा अध्ययन करना। देश में अध्यापक शिक्षा के विकास में समन्वय स्थापित करना और उपरोक्त। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी है वह राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। नैक का गठन 1994 में हुआ। नैक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नैक संस्थानों को कितनी सीढ़ी पर ग्रेड देता है? 8। नैक का मुख्य एजेंडा है उच्च शिक्षा के संस्थानों को मूल्यांकन व मान्यता देना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। ऑप्शन जो यहाँ पे सी है वह राइट हो जाएगा। NCERT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। NCERT किस प्रकार का संगठन है? स्वायत्त शासी संगठन है। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। किस संस्थान की स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए की गई? NCERT। NCERT में किसको सदस्यता प्राप्त है? दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता हो सकता है, इन सभी को सदस्यता प्राप्त है। SCERT का पूरा नाम होता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 1981 में। SCERT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद के मुख्य भाग क्या हैं? एक तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग, भारतीय भाषा विज्ञान विभाग, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग। कुल मिलाकर ऑप्शन डी राइट हो जाता है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय किस शहर में है? लखनऊ में। राजकीय शैक्षिक तकनीक संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आगे बढ़िए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में क्रियात्मक तथा शैक्षिक अनुसंधान में समन्वय स्थापित करना, सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, शिक्षण संस्थाओं को नवीन शिक्षण तकनीकी विधियों तथा शिक्षा नवाचार से अवगत कराना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। SCERT के निम्न से कौन मुख्य भाग हैं? श्रव्य दृश्य विभाग, विदेशी भाषा विभाग, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग। कुल मिलाकर के यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। राजकीय शैक्षिक तकनीक संस्थान लखनऊ किसका एक विभाग है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का क्या काम है? विद्यालयी शिक्षा के लिए अनुदेशन सामग्री तैयार करना, पत्राचार पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का आकलन करना। कुल मिलाकर के ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आकलन करके इस रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना किस संस्था का एक मुख्य काम है? तो यह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कार्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। राज्य की जनसंख्या शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों की प्रगति का अवलोकन करने संबंधी कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाता है।
राज्य में छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु परीक्षाओं की व्यवस्था करने का कार्य किया जाता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष शिक्षा में चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज प्रकाशित किया? 15 अगस्त 1985 को। डैट की संख्या कितनी होती है? मात्र 1। देश के प्रत्येक जिले में डैट की संख्या कितनी होती है? मात्र 1। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है सार्वभौमिकरण, सार्वजनिकरण और सर्वव्यापीकरण। सारे ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध हो। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, क्योंकि शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब है कि सभी शिक्षा सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। भाई शिक्षा के सार्वभौमिकरण मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मेन लक्ष्य क्या है कि शिक्षा को हर नागरिक की पहुंच में लाना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि शिक्षा समान उपलब्धता होना चाहिए, माने बिना किसी भेदभाव के शिक्षा सभी के लिए आसान हो, सुलभ हो। ठीक है, और देश के हर बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त और जरूरी शिक्षा दी जाए और 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन का आंसर इसमें मिस्टेक गलत दिया है। ठीक है, सार्वभौमिक शिक्षा का प्रयास कब से प्रारंभ किया गया? देश के स्वतंत्र उपरांत। शिक्षा को सार्वभौमिक करने का प्रथम प्रयास किस अभियान को माना जाता है? सर्व शिक्षा अभियान को माना जाता है। किस आयु वर्ग के बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है? 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। शिक्षा को सार्वभौमिक करने का संवैधानिक प्रयास कब किया गया? दिसंबर 2002 86वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड व न्यूनतम शिक्षा स्तर हो गया, मध्याह्न भोजन योजना व पोषाहार सहायता कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम व प्राथमिक शिक्षा को। कुल मिलाकर यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी, ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सब पढ़ें सब बढ़ें किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है? SSA को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धि क्या है? स्कूलों का निर्माण कराया जहां स्कूल नहीं थे, कक्षा में पेयजल की व्यवस्था, कंप्यूटर शिक्षा पर बल है, विद्यालय के अंदर शौचालय की व्यवस्था भी है। ऑप्शन जो डी है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड व मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं किसका कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए लाई गई? तो ये शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देने के लिए लाई गई। आगे बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान एक निश्चित समय अवधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रम क्यों शुरू किए गए? ये अधिक से अधिक बच्चों को साक्षरता की ओर आकृष्ट करने के लिए शुरू किए गए थे। राष्ट्रीय बाल भवन जैसी संस्थाएं बच्चों को किस लिए प्रोत्साहित करती हैं? तो ये उनकी स्वयं की पसंद के अनुसार सृजनात्मक क्षमता तथा अपनी पसंद के अनुसार गतिविधियों को परिशीलन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का उद्देश्य है सभी जिलों में लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना करना। शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन है, बल्कि यह विचारों की जन्मस्थली है। यह न केवल नागरिकता का विद्यालय है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का मार्ग है। मनुष्य सत्य की खोज के लिए इसमें प्रशिक्षण लेता है। यह कथन डॉक्टर राधा कृष्णन का है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस प्रकार का दृष्टिकोण है? आधुनिकतम। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या मुख्य उद्देश्य है? बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, सामाजिक संयोजन विकसित करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सार्वभौमिक शिक्षा के कितने पक्ष हैं? सार्वभौमिक शिक्षा के आपका प्रवेश, धारणा, प्रगति, ये सभी पक्ष इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संकल्पना ये स्वीकार करती है कि जाति, धर्म और मत की ओर ध्यान दिए बिना शिक्षा प्रत्येक बालक को देनी चाहिए। ठीक है, सभी वर्गों को अलग अलग शिक्षा प्राप्त नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए ही राइट होगा। राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। यह शब्द संविधान सभा द्वारा कहे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। माध्यमिक शिक्षा है तो +2 स्तर की शिक्षा, कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा, 14 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्राप्त होने वाली शिक्षा, ये सभी जो है माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। भारतवर्ष के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा का काल 14 से 18 वर्ष का है। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण क्यों आवश्यक है? आर्थिक विकास के लिए, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए तथा माध्यमिक शिक्षा को आत्मनिर्भर कोर्स बनाने के लिए जरूरी है। ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य
आर्थिक रूप से सुसंगत तकनीकी कौशल सीखना, कमाते हुए सीखना, स्वयं रोजगार के अवसरों सहित उच्च शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हाँ ठीक है। माध्यमिक शिक्षा से मुख्य रूप से संबंधित आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का महत्व है कुशल जनशक्ति का निर्माण करने के लिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, तकनीकी कुशल व क्षमता के विकास के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला है शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए माध्यमिक स्तर ही क्यों सर्वोपरि है। एक तो बालक अधिक परिपक्व होते हैं, बालक में चेतना विकसित होने लगती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। माध्यमिक स्तर को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। राष्ट्र का विकास किस बात पर निर्भर है, तो यह पढ़े लिखे लोगों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के व्यवसायीकरण द्वारा किस प्रकार के समाज की रचना की जा सकती है। एकीकृत तथा समतापूर्ण समाज की रचना की जा सकती है। व्यवसायीकरण के माध्यम से हम शिक्षा को किससे जोड़ सकते हैं, उत्पादन से जोड़ सकते हैं। शिक्षा के साथ उत्पादन जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो इसमें शिक्षा और संस्कृत के मूल अंग के रूप में विज्ञान की आवश्यकता होगी। सामान्य शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में कार्य अनुभव की आवश्यकता होगी। उद्योग, कृषि, व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण, उच्च स्तर पर कृषि विज्ञान शिक्षा में अनुसंधान की भी आवश्यकता होगी। ऑप्शन जो यहाँ पे डी है वह राइट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए आयोग ने जो कल्पना की थी उसके अनुसार 8 में 10 तथा 20% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो, कक्षा 11 में 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाते हैं। शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का दायित्व किसे सौंपा, संघ सरकार को सौंपा था। हम कार्यानुभव को विद्यालय, घर, कार्यशाला, खेल, फैक्ट्री या किसी अन्य उत्पादक कार्य में सहयोग देने के रूप में परिभाषित करते हैं, शिक्षा आयोग का स्टेटमेंट है। आयोग ने शिक्षा निम्नलिखित स्तर पर कार्यानुभव लागू करने की बात कही है, सभी में, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर सभी स्तर में। कार्यानुभव का आधार क्या है, विद्यार्जन और धनार्जन, ये कार्यानुभव का आधार है। व्यवसायीकरण के उपयोग से होने वाली उपलब्धियां क्या हैं, रोजगार एवं शिक्षा का सीधा संबंध हो जाएगा, व्यक्ति जीवन यापन के लिए आत्मनिर्भर होगा, देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जनशक्ति योग्य व कुशल होगा। ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। आचार्य राममूर्ति ने माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के बारे में क्या सुझाव दिए, छात्रों को व्यावसायिक विषयों में से अपनी रुचि का विषय चुनने की छूट हो, अनौपचारिक रूप से भी व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, प्राविधिक तथा प्रबंध शिक्षा के लिए भी विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाएं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय समिति ने मांग के आधार पर किस प्रकार के विषयों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की, तो इसने सेक्रेटरियल प्रशिक्षण, कैटरिंग, तकनीकी, बागवानी, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य के सिद्धांत एवं अभ्यास, फल संरक्षण, पौष्टिक आहार एवं भोजन बनाना, मेंटेनेंस एवं मैकेनिक का कोर्स, चिकित्सालय और प्रयोगशाला तकनीकी ड्रेस बनाना, इन सभी प्रकार के विषयों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की थी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन शिक्षा का निजीकरण की, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कहता है उद्योगों के निजीकरण का अभिप्राय क्या है। उद्योगों के निजीकरण का अभिप्राय है सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल देने से। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट हो जाएगा। निजीकरण से वृद्धि होती है, निजी क्षेत्र की भूमिका में और निजी क्षेत्र के महत्व में वृद्धि होती है। सार्वजनिक उद्योगों को निजी क्षेत्र का हस्तांतरित करना क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है संकुचित अर्थ में निजीकरण से अभिप्राय क्या है, सार्वजनिक उद्यमों का निजी स्वामित्व हो जाना। वास्तविक विस्तृत अर्थ में निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व का निजी व्यक्तियों द्वारा प्रबंध तथा नियंत्रण किया जाना। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। निजीकरण वो सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है या उसका प्रबंध करता है। यह परिभाषा बराली तथा जॉन नील्स की परिभाषा है। निजीकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके फलस्वरूप सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व या नियंत्रण वाले कार्य, क्रियाएं, संपत्तियां या संगठन पूर्णतया या आंशिक रूप से किसी गैर सरकारी संगठन को हस्तांतरित हो जाते हैं। यह परिभाषा J.N. गुडरिच की परिभाषा है। निजीकरण को अपनाया जा सकता है पूर्ण रूप से तथा आंशिक रूप से। अगला प्रश्न, निजीकरण प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं हैं सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन, सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की निजी क्षेत्र की बिक्री और रुग्णी सरकारी उद्योग। सारे ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं। ओके, वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 3 है। सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग आपके अणु ऊर्जा, अणु खनिज, रेलवे, ये सभी हो जाएंगे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्रधानता थी सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता थी।
सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों का विनिवेश करने के लिए रंगराजन समिति का गठन 1992 में किया था। भारत में शिक्षा के निजीकरण के मुख्य कारण क्या हैं? एक तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का विघटन है, सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशलता है, अनार्थिक कीमत नीति है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों की कार्यक्षमता तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, लाभ की बढ़ोतरी करना, उद्योगों की कार्यक्षमता में सुधार करना। ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाएगा। निजीकरण से होने वाले लाभ, एक तो कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण होगा। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। निजीकरण से होने वाली मुख्य हानि औद्योगिक रुग्णता, सामाजिक कल्याण का अभाव होगा, वर्ग संघर्ष ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास प्रकट होता है उसके व्यवहार से। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सिंपल सी बात है। परीक्षा सुधार आवश्यक है। यह समाज की बदलती आवश्यकताओं, विचारधाराओं तथा शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करने के लिए परीक्षा सुधार आवश्यक है। परीक्षा सुधार की आवश्यकता को जन्म देने वाले मुख्य कारण क्या हैं? समाज की बदलती आवश्यकताएं, प्रतिभा विकास के लिए, छात्रों के वास्तविक ज्ञान के मूल्यांकन के लिए। कुल मिलाकर ऑप्शन डी राइट हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परीक्षा में सुधार हेतु क्या सुझाव दिए गए हैं? तो अवसर तथा आत्मपरकता के अतिशय तत्व को समाप्त करना, कंठस्थीकरण को निरुत्साहित करना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परीक्षा सुधार हेतु किन बातों पर जोर दिया गया है? तो इसमें परीक्षा संचालन में सुधार, शिक्षकों, छात्रों तथा अभिभावकों के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया का कारगर उपयोग, शैक्षिक सामग्री तथा प्रक्रिया विधि में सहगामी परिवर्तनों को लागू करना। कुल मिलाकर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए किस वर्ष कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार किया गया था? तो वो वर्ष था हमारा 1992। परीक्षा सुधार के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार करने वाली अंतर संस्थानिक समिति में किन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था? वो था आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा सुधार फ्रेमवर्क में शामिल किए जाने वाले मुख्य बिंदु आपके प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च शिक्षा स्तर, ये सारे ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1992 की परीक्षा सुधार कार्य योजना के मुख्य अंश क्या थे? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, सभी स्तरों के लिए एक समान कार्य नीतियाँ, ये सभी थे। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। लिखित परीक्षाओं में सुधार के अंतर्गत आती हैं। इसमें प्रश्नों तथा उनकी रचना में सुधार, प्रश्न पत्रों में सुधार, अंकन विधि में सुधार। तो लिखित परीक्षाओं में सुधार के अंतर्गत ये सारे ही ऑप्शंस आ जाते हैं। मौखिक परीक्षाओं में सुधार के लिए किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? तो मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा मापी जा सकने वाली योग्यताओं तथा विषय वस्तु की पहचान पर ध्यान देना आवश्यक है। उक्त योग्यताओं के मापन के लिए मौखिक परीक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करना, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मौखिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सतत आंतरिक मूल्यांकन किन सिद्धांतों पर आधारित है? ये आपका शिक्षण प्रदान करने वाला व्यक्ति ही मूल्यांकन करे और मूल्यांकन कार्य सत्र के अंत में न होकर संपूर्ण सत्र के दौरान विभिन्न अंतरालों पर लगातार होता रहे। कुल मिलाकर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सतत मूल्यांकन के विभिन्न अंग क्या होंगे? क्लास तथा क्विज टेस्ट हो जाएगा, होम असाइनमेंट, उपस्थिति, साक्षात्कार, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। सेमेस्टर प्रणाली का प्रयोग किन देशों में सफलतापूर्वक किया गया है? तो आपका इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, इन सभी देशों में सेमेस्टर प्रणाली का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है आपका कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? 1964 में। डॉक्टर कोठारी ने अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने पर कब बल दिया? 1966 में। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 45 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस शैक्षिक संरचना को स्वीकार किया गया? 10+2+3 को। 10+2+3 राष्ट्रीय समिति का गठन कब हुआ? 1973 में इसका गठन हुआ था। इतनी बात क्लियर। अगला क्वेश्चन लीजिए, राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर पी.डी. शुक्ला थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कब हुआ? 1986 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार क्या था? तो 1968 की नीति जो है वो इसका मुख्य आधार थी। मानवतावादी आदर्शों को स्थापित करने के लिए किस नीति को अपनाया गया? तो वह नीति 1986 की शिक्षा नीति थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, 10+2+3 की संरचना कितने स्तर में बटी हुई है?
तो यह आपका प्रथम 10 वर्ष में 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक, 2 वर्ष का हाई स्कूल, 5 3 8 2 10 हो गया। फिर 2 साल का इंटरमीडिएट, 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री, कुल मिलाकर के सारे ऑप्शन राइट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मूल कौन कौन से हैं? देखिए, लोकतंत्र और आपका ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण का संरक्षण, ये सभी राष्ट्रीय मूल्य हैं। ऑप्शन यहाँ पे DE राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा किस शिक्षा नीति को घोषित किया गया था? तो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इन सभी को क्या किया गया? इन सभी को जो है कि घोषित किया गया था। ठीक है, इतनी बात। देखिए, भारत सरकार ने 1968, 1979, 1986 की नीतियों को समय समय पर घोषित किया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देश को 21वीं सदी के लिए तैयार करना है, इसके लिए नई शिक्षा नीति निर्धारित की जाएगी। यह कथन राजीव गांधी जी का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कितने भाग हैं? तो इसमें आपके 12 भाग हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन हेतु सरकार ने कितने कार्यदल गठित किए थे? 23। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यदल में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? तो इसमें शिक्षा शास्त्री, विशेषज्ञ, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, ये सभी इसमें शामिल थे। ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श कब प्रारंभ हुआ? 1968 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया। 10+2+3 शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया। जनता सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना के कितने स्तर हैं? तो जनता सरकार द्वारा प्रस्तावित शिक्षा के स्तरों में आपका प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर सभी शामिल थे, इसलिए ऑप्शन जो यहाँ पे डी है वह राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा की अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1968 में। किसके द्वारा भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति शुरू की गई थी? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई? 1986 में। ओके, और इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? 34 वर्षों के बाद में की गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि निम्न में से कौन नई शिक्षा नीति NEP 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नई शिक्षा नीति 2020 से अब प्रथम से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में अनिवार्य कर दी गई है? मातृभाषा में अनिवार्य कर दी गई है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना खर्च किया जाएगा? तो इस पर आपका 6% खर्च किया जाएगा। ऑप्शन में 6% है ही नहीं, ये गलत है, 6% होना चाहिए, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक खर्च का लक्ष्य रखा गया है। 6% आंसर होना चाहिए इसका। नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली निम्न में से क्या है? वह है 5334 का पैटर्न। नई शिक्षा नीति में MHRD द्वारा डैश की स्थापना की मांग की गई है, तो वह नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की मांग की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। क्वेश्चन कहता है कि डेलर्स आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1993 में। डेलर्स आयोग की नियुक्ति किसने की? यूनेस्को के द्वारा की गई। यूनेस्को का नाम क्या होता है? यूनेस्को का नाम, ये आंसर जो टिक लगा है ये गलत है, और आंसर में शायद यही दिया होगा तभी टिक लगा है एक बार। अच्छा चलो अभी नीचे चेक कर लेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका ऑप्शन यहाँ पे राइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, नहीं यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस, ये आपका जो है बी नहीं, सी ऑप्शन बेस्ट होगा। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंस नहीं, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ में हम चले जाएंगे। डेलर्स आयोग है, डेलर्स आयोग जो है यह आपका इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। डेलर्स आयोग में कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। डेलर्स आयोग के सदस्यों में भारत का प्रतिनिधित्व किया डॉक्टर करण सिंह ने। डेलर्स आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई सीखना आंतरिक खजाना के नाम से। ठीक है,
डेलर्स आयोग रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1996 में। डेलर्स आयोग के अध्यक्ष थे जैक्स डेलर्स। कौन? जैक्स डेलर्स। जैक्स डेलर्स ने यूनेस्को द्वारा नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय आयोग में किसका प्रतिनिधित्व किया? फ्रांस का। 21वीं शताब्दी में डेलर्स के अनुसार कितने स्तंभ होंगे? 4। मानवता की संपूर्णता का प्रकटीकरण शिक्षा है, यह कथन विवेकानंद का है। जीवन भर सीखना डेलर्स के किस अध्याय में है? अध्याय 5 में। डेलर्स के अनुसार किसकी शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए? इसमें सामान्य ज्ञान शिक्षा, मातृभाषा दोनों को ही अनिवार्य करना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कराना सीखना बल देता है, तो ये आपका कौशल और क्षमता, उच्च स्तरीय कौशल, इन सभी पर बल, इसमें आपका क्षमता और उच्च स्तरीय कौशल इस पर बल देता है। ऑप्शन बी सी दोनों ही राइट हैं। शिक्षा का प्रमुख कार्य है शिक्षण कार्य और जागरूकता लेकर के आना, तो ऑप्शन यहाँ भी सी राइट हो जाएगा। बनना सीखना, सीखने की संकल्पना दी गई है 1972 की रिपोर्ट है, फॉरे रिपोर्ट। आपको बताते चलें कि बनना सीखना जो लर्निंग टू बी का जो कॉन्सेप्ट है, ये 1972 की फॉर रिपोर्ट मतलब FAURE फॉर रिपोर्ट में दी गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शिक्षा का अर्थ आत्म साक्षात्कार है, यह कथन शंकराचार्य का है। किसका स्टेटमेंट है? ये जो है आदिगुरु शंकराचार्य का स्टेटमेंट है। 21वीं शताब्दी के शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? 20वीं शताब्दी की प्रगति का लाभ मिले, अज्ञानता, निर्दयता, युद्ध की भयंकरता भी कम होनी चाहिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यूनेस्को की 1972 की रिपोर्ट में एगर फोरा व साक्षियों ने किस विषय पर चिंता व्यक्त की? अमानवीयकरण पर इन्होंने जो है चिंता व्यक्त की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन भावनाओं पर आधारित है? तो ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना पर आधारित है। भारत के मूल संविधान में शिक्षा को मूलतः किसका एक विषय माना गया था? राज्यीय विषय का एक विषय माना गया था। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया? वह है संविधान संशोधन 1976। संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा नामक विषय को किस सूची में डाला गया? समवर्ती सूची में डाला गया। समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर किसे विधायन करने की शक्ति या अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही है। संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर किसे कानून बनाने का अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त है? तो संघ या केंद्र को। राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित विषयों पर किसे विधायन का अधिकार है? राज्य विधानमंडल को। भारत के विकास के लिए संविधान में सामाजिक लक्ष्यों के भाईचारे तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। वह किन पर आधारित है? वह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इन सभी पर आधारित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर राज्यों को 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रयत्न करने का प्रावधान किया था? वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर राज्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रयत्न करेगा? अनुच्छेद 45 के अनुसार। आरंभिक भारतीय संविधान में किसे मूल अधिकार के अंतर्गत स्थान नहीं दिया गया? शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के अंतर्गत स्थान नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया? वह है मोहिनी जैन वाद में। किस प्रकार की शिक्षा को एक मौलिक मानव अधिकार एवं संवैधानिक व्यवस्था माना गया है? प्राथमिक शिक्षा को। संविधान के किस अनुच्छेद में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा? वह है अनुच्छेद 21 का। उच्चतम न्यायालय ने कब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा? वह है 1993। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ दिया? अनुच्छेद 21। ओके, 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं किस में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा? जीवन के अधिकार को। आगे बढ़िए, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य में एक नया कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को, चाहे उसके माता पिता हों या अभिभावक, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत देश की सीमाओं के अंदर कोई भी राज्य
किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता अथवा कानूनों के समान संरक्षण के लिए इनकार नहीं करेगा, अनुच्छेद 14 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ कुओं, स्कूलों, कॉलेज, दुकान, सार्वजनिक स्थल, सड़कों आदि के प्रयोग पर भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का निवारण किया गया है, अनुच्छेद 17। शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित कराने में किन प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो वो MC छागला, PR कृपाल, डॉक्टर V झा, JP नायक, इन सभी का योगदान रहा है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अन्य विषयों की तरह शिक्षा के विषय में भी संघ एवं राज्यों के शैक्षिक क्रियाकलापों एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन की योजना प्रस्तुत की गई है, 7वीं अनुसूची। संघ सूची के किस उपबंध के अंतर्गत काशी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं और संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्थाओं का शैक्षिक दायित्व केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है, उपबंध 63 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, देखिए किस अभियान से, देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट उसको ज्वाइन कर लीजिए। सर क्यों ज्वाइन करें, उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम जितने भी वीडियोस यूट्यूब पे दे रहे हैं उसका लिंक व्हाट्सअप चैनल पे फॉरवर्ड कर देते हैं। इससे ये रहेगा कि कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो आपसे छूटेगी नहीं। अब जैसे आंसर की आई है ना, हमने फर्स्ट पेपर की आंसर की थी तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आंसर की हमको नहीं मिली यूट्यूब से। तो अगर आप व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन होते तो तुरंत आपको पता लग जाता कि आंसर की सर ने दे दी है। अब जैसे सेकंड पेपर है, इसकी आंसर की हम आज आपको 11 तारीख को पेपर है, 11 तारीख को आंसर की इसकी नहीं देंगे क्योंकि 12 को फिर आपका पेपर होना है। तो 11 तारीख को हम 12 तारीख को जो पेपर होगा उसकी तैयारी कराएंगे। फिर जब आपके ये चारों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद बाकी जो 3 सब्जेक्ट की आंसर की रहेगी वो एक साथ दे देंगे आपको, ठीक है। बाकी हाँ, कल जब आपका ये पेपर हो जाए तो इसकी बढ़िया सी क्वेश्चन पेपर की बढ़िया सी PDF बना करके हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ओके। 9628182649 नोट्स लेने के लिए या जो क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा उसकी बढ़िया PDF बना करके भी आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, आंसर की हम दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किस अभियान से माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश बढ़ा है और विद्यालयों में ठहराव में सफलता मिली है, वो है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान की गई थी 12/11/2009 को। सर्व शिक्षा अभियान को किस संस्था द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, प्रोजेक्ट बोर्ड द्वारा। सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को। आगे बढ़ते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे चरण को किसकी पूर्ति के लिए आरंभ किया गया है, तो अब तक प्रवेश न लेने वाले बच्चों की समस्याओं को दूर करके उन्हें प्रवेश दिलाने के लिए आरंभ किया गया है। प्रवेश न लेने वाले बच्चों को प्रवेश दिलाने तथा उन्हें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु आरंभ किया गया है। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण होने के पहले ही विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक विद्यालय न छोड़ने हेतु तैयार करने हेतु भी आरंभ किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे चरण को जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रारंभ किया गया है उनमें सम्मिलित है, उनमें योग्य अध्यापकों की नियुक्ति, अध्यापकों के लिए सेवारत काल प्रशिक्षण, इससे आने वाले अध्यापकों के लिए विद्यालय में आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना भी शामिल है। इसलिए ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। किस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे देश में एक ही योजना बनाई गई है, वह है आपका सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किस अभियान के तहत गांवों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए 300 रुपये प्रतिमास प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे चरण की सफलता से प्रभावित होकर सर्व शिक्षा अभियान का तीसरा चरण प्रारंभ किया गया है। ये आपका अधिक विकासशील राज्यों और पिछड़े राज्यों में अभियान का तीसरा चरण प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान में आने वाले राज्यों में कितने अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था है, 35 अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था है। सर्व शिक्षा अभियान में कुल कितने करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान है, 652.70 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है सर्व शिक्षा अभियान के तीसरे चरण में मुख्य ध्यान किन बिंदुओं पर दिया गया है, तो उसमें नए विद्यालयों में कक्षा 9 तथा 10 के लिए 2-2 सेक्शनों हेतु 4 कमरों की व्यवस्था करने पर, प्रत्येक अपग्रेड विद्यालय में 1-1 सेक्शन के लिए 2 लाख रुपए अनुदान देने की, अपग्रेड विद्यालय में 2 सेक्शनों के लिए 4 लाख रुपए अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। योजना बोर्ड ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े तथा अग्रणी कुल कितने राज्यों में नए सर्व शिक्षा अभियानों की स्वीकृति है, 7। निम्न में से कौन शिक्षा के क्षेत्र में विकसित राज्य है, तो इसमें आपका केरल, पंजाब, तमिलनाडु सभी को विकसित राज्य की श्रेणी में रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में अविकसित राज्य आपका मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनको शिक्षा के क्षेत्र में अविकसित राज्य बताया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 7 विकसित राज्यों के लिए
किन विषयों पर ध्यान आकर्षित किया गया है? तो इसमें पाठ्यक्रम में सुधार, विद्यालय व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा कक्षों में सुधारात्मक परिवर्तन, इन सभी की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है। योजना बोर्ड ने सर्व शिक्षा अभियान संचालन हेतु निर्देश दिए हैं। इसने कुल खर्च के लिए अनुमान्य राशि का 30% से अधिक टूट-फूट एवं सुधारात्मक कार्यों पर खर्च न किया जाए। नए विद्यालय में 2 कमरे बनाने के अनुदान राशि दी गई है। दूर दराज के अध्यापकों के लिए विद्यालय में आवश्यक सुविधा भी उपलब्ध हो। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 2009 में राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वयं शासन की भागीदारी में आरंभ में कौन मौजूद चारों योजनाओं का आधुनिकतम संस्करण है? वह है आपका RMSA। आगे बढ़िए, अब यहाँ से आपके PYQ शुरू होते हैं। अब ये 2023 का PYQ है, 2023, 24, 25 3 साल के PYQ हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए फटाफट कवर करेंगे। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सामंजस्यपूर्ण और सफल विकास की डैश प्रदान करना है, सफल विकास की सुविधा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है सभी के लिए शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान की संरचना जो है वह आपकी गांव और ब्लॉक तथा समूह स्कूल सभी के लिए होती है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिएगा क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGL में एक संशोधन है, वह है सर्व शिक्षा अभियान की योजना। ठीक है, SSA के राष्ट्रीय मिशन में निम्नलिखित में से निकाय शामिल है, तो इसमें गवर्निंग काउंसिल निकाय भी शामिल है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए, तो ये रचनात्मक नियमित शिक्षण अधिगम को अनुकूलित करने के लिए होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव क्या है? तो 2020 का प्रस्ताव है इसमें स्कूली पाठ्यक्रम सामग्री में कमी हो, ठीक है, और विद्यालयी पाठ्यक्रम में लचीलापन भी होना चाहिए, आलोचनात्मक चिंतन पर भी बल होना चाहिए, रटने पर जोर नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में ये दिया था लेकिन ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण संवैधानिक प्रावधान मौलिक अधिकार दोनों ही है। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, NCERT की स्थापना कब हुई? NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी संस्था NCERT। डैट की स्थापना निम्न की संस्तुति से की गई, किसकी संस्तुति से? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति से की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न समय सीमा के भीतर भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की उपलब्धि की परिकल्पना की गई है 10 वर्षों में। सर कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। SSA के शुभारंभ पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच डैश वित्तीय व्यवस्था साझा की गई थी, इसमें 75/25 की वित्तीय व्यवस्था साझा की गई थी। वह निकाय जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है वह है आपका NCERT। क्या हो जाएगा? NCERT। SCERT को पहली बार 1963 में राज्य शिक्षा संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ पे 1963 राइट आंसर हो जाएगा। राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी जो निकाय है वो आपका SCERT हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? SCERT। SCERT का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है? अंग्रेजी, विज्ञान, गणित शिक्षा को बढ़ावा देना, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक विकास, व्यावसायिक और दूरस्थ शिक्षा विकास। कुल मिलाकर के सारे ही ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे। किस पंचवर्षीय योजना के बाद SSA के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अवस्था 50-50 को साझा किया जाना चाहिए? वो है आपकी इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी हो जाएगी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। डाइट का महत्वपूर्ण काम है प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण, अनौपचारिक और वयस्क शिक्षा, शैक्षणिक एवं संसाधन सहायता प्रदान करना। कुल मिलाकर यहाँ भी ऑप्शन आपका डाइट ऑप्शन इसमें आपका हाँ डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। डाइट स्थापित की गई थी प्रथम स्तरीय स्तर पर। कहाँ? प्रथम स्तरीय स्तर पर। प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय सार्वभौमिकरण के में निम्न लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह पहुंच, प्रतिधारण, प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है। किस आयोग के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों को जिम्मेदार और उपयोगी नागरिक बनने के लिए तैयार करना है? तो वह है आपका हंटर कमीशन। इसमें भी आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। कहता है देखिएगा कि शिक्षा में राज्य और संघ के बीच समन्वय निम्न में से किसके द्वारा लाया जाता है? तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लाया जाता है, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को हुआ था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी। एंड 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर।
किसकी अनुशंसा पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को वैधानिक शक्ति प्रदान की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो है अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्वविद्यालय जो संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्राथमिक स्तर पर डैश शिक्षा के लिए अतिरिक्त घटक प्रदान करने के लिए एसएसए की मौजूदा योजना के अतिरिक्त समर्थन के रूप में एनपीईजीएल की शुरुआत की गई है। किसके लिए? बालिकाओं के लिए। एनपीजीईएल का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, और अच्छा ये है योजना, ये है कार्यक्रम। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है आपका ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़िए। एनपीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। निष्ठा योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? निष्ठा योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, इसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने किसके सहयोग से दीक्षा शुभारंभ किया? गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से दीक्षा प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है MHRD, यहाँ पे M बढ़ा लीजिए, यहाँ पे क्या होगा? MHRD होगा। ठीक है, MHRD मंत्रालय द्वारा सार्थक लॉन्च किया गया। सार्थक आपका 29 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया। अगला है राष्ट्रीय परामर्शदाता मिशन NMM, किसके द्वारा लागू किया गया है? यह आपका NCTE के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी NCERT की घटक इकाई नहीं है? वो हो जाएगी NCTE। कौन सा कार्यक्रम NCT द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? बीटेक एड जो है वो NCT द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके बाद कौन सी शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली एक स्वायत्त संस्था है? वो हो जाएगी न्यूपा। क्या हो जाएगी सर? न्यूपा हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। SCERT कब अस्तित्व में आया? 5 जनवरी 1979 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, नैक प्रत्यायन मूल्यांकन गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करती है शिक्षा की। नैक का पूरा नाम है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एसएसए की प्रगति की निगरानी के लिए 2017 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? शगुन पोर्टल। प्रारंभिक बचपन की देखभाल और ईसीसी को स्कूली शिक्षा का डैश माना जाता है। इसमें कुछ जगह अनुवर्ती माना जाता है, कुछ जगह अग्रगामी माना जाता है। अनुवर्ती का मतलब होता है कि जैसे फॉलो अप, इसका मतलब होता है कि जो किसी चीज़ के बाद में आए, जबकि बात हो रही है ईसीसी की। ईसीसी स्कूली शिक्षा से पहले आती है, इसलिए यहाँ पे अग्रगामी शब्द ज़्यादा सटीक हो जाता है। मानव संसाधन, बाकी कई जगह असर ये भी है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। NIS का पूरा नाम क्या है? NIS का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा का व्यवसायीकरण तब होता है जब मानविकी को दी जाने वाली प्रधानता डैश है और छात्रों की मांग पर ध्यान बढ़ जाता है, तो दी जाने वाली प्रधानता जब कम हो जाती है। ठीक है, NEP 1986 के अंतर्गत सरकार ने डैश इलाकों में नवोदय विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय खोले। तो सरकार ने दूर दराज इलाकों में नवोदय विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय खोले। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया? 6%। शिक्षा की गुणवत्ता में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता जब तक शिक्षक छात्र अनुपात को प्रबंधकीय अनुपात से कम नहीं किया जाता। NEP 2020 भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाने के लिए तत्पर है। ग्रामीण विश्वविद्यालय की अवधारणा किस आयोग ने सर्वप्रथम दी थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। डेलर्स रिपोर्ट में वर्णित 4 स्तंभों में कौन सा शिक्षा का आधार नहीं है? खुश रहना सीखना शिक्षा का आधार नहीं है। NEP 2020 को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। 2020 के मुख्य भाग 4 हैं। 2020 द्वारा प्रस्तुत नवीन शिक्षा संरचना क्या है? 5334 का पैटर्न दिया है 2020 ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब अस्तित्व में आया? 28 दिसंबर 1953 को इसका गठन हुआ। उच्च शिक्षा में 2035 तक सकाल नामांकन अनुपात लक्ष्य 50% निर्धारित किया गया है। भारत में शिक्षा स्तर में गिरावट का कारण क्या है? अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन, शिक्षा के लिए बजट में कम प्रावधान है, शिक्षण संस्थाओं में छात्र छात्राओं की बढ़ती संख्या भी है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। परीक्षा सुधार का मुख्य लक्षण क्या है? विश्वसनीयता बढ़ाना, वैधता बढ़ाना, मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऐसी क्रियाएं जिनमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ध्यान नहीं दिया जाता है वो समस्या निवारण, सृजनात्मक चिंतन, तर्क वितर्क, ये सब वो समस्याएं हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में किस शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग की। NCERT की स्थापना कब हुई? 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है प्राथमिक शिक्षा को पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम
का लोकप्रिय नाम है मिड डे मील। किस स्तर की शिक्षा का उद्देश्य बालकों में अच्छी आदतों और शिष्टाचार को समझने में मदद करता है? पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा का। ठीक है, DPEP कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? नेतृत्व क्षमता का विकास करना, व्यावसायिक दक्षता का विकास करना, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। मध्यकाल में शिक्षा को प्राथमिक और उच्च इन दो स्तरों में विभाजित किया गया था। एमफिल कोर्स जो है वो NEP 2020 के द्वारा बंद कर दिया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कैसा है सर? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जब आप एक बालक को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर एक बालिका को शिक्षित कर देते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही है। भारत सरकार ने शिक्षा कार्यक्रम के प्रसारण हेतु निष्ठा और दीक्षा ये 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। मूल्यांकन प्रणाली के संपूर्ण सुधार के लिए नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना परख के माध्यम से की गई है। शिक्षा का अधिकार वो परख है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के तहत सामने आया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत जुलाई 2004 में हुई। भारत में शिक्षक शिक्षा का नियामक निकाय जो है वो NCTE है। डाइट की स्थापना की अनुशंसा किस पर आधारित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर आधारित है। ठीक है, NCERT द्वारा प्रकाशित पत्रिका जो है वो इंडियन एजुकेशन रिव्यू, प्राथमिक शिक्षक, स्कूल साइंस, ये सभी हो जाएगा। देश के विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालयों का परसेंटेज 18% है। लाइट बट टाइट ये नियामक संरचना बनाई गई है NEP 2020 के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि प्रत्येक शिक्षक 50 घंटे का CPD प्रत्येक वर्ष करना अनिवार्य है। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की स्थापना कब हुई? 1991 में। DB का पूरा नाम होता है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। दूरस्थ शिक्षा की चुनौतियों का सामना करने हेतु किया जा सकता है नियोजक। ओके, एंड स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य 300 मिलियन युवाओं तक पहुंचना था 2022 तक। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में SUPW को डैश के लिए एक अलग विषय के रूप में प्रस्तावित किया गया। सामाजिक विकास के लिए एक अलग विषय के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया। भारत में कितने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है सर? इसमें 5 हैं। ओके, ये गलत है। चलिए इतनी बात है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि NIE, CIET, ERI तथा RIES ये किसके घटक हैं? NCERT के घटक हैं। किसके हैं? SCERT के। वर्तमान में UGC के अध्यक्ष कौन है? देखिए वर्तमान की बात कर रहा है तो ये जो आपके प्रोफेसर M जगदीश कुमार हैं ये 11 अप्रैल 2025 से पहले चेयरमैन थे, लेकिन वर्तमान में डॉक्टर विनीत जोशी हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। डॉक्टर विनीत जोशी ये जो हैं वर्तमान में UGC के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और जो प्रोफेसर M जगदीश कुमार हैं ये 11 अप्रैल 2025 से पहले थे। ओके, तो अब नहीं है ये। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ 1987 में शुरू हुआ। पढ़े भारत बढ़े भारत का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने और लिखने की कुशलता के साथ गणितीय कुशलता में सुधार करना। ऑप्शन यहाँ पे जो आपका C है वह राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि कितने दिनों के बैगलेस डेज की बात NEP 2020 में 6 से 8 के लिए की गई है? 10 दिन बिना बैग के। ठीक है, विदाउट बैग जाना है स्कूल। NEP 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1988 में। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में हुई। NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन, लर्निंग द ट्रेजर्स विदिन किस रिपोर्ट को कहा जाता है? डेलर्स रिपोर्ट को कहा जाता है। RMSA का पूरा नाम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसका नाम है। आयोग नहीं है, क्या नाम हो जाएगा इसका? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो जाएगा। RMSA का पूरा नाम, आयोग नहीं है। NTA की स्थापना 2017 में हुई। उच्च शिक्षा में वर्तमान सकल नामांकन अनुपात जो है वो 26.3% है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 2024 का है। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 2024 का क्वेश्चन पेपर यहाँ से शुरू होता है हमारा। कहता है कि शिक्षा जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को दी जाती है वो हमारी कौन सी शिक्षा है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा है। भारत में UGC द्वारा प्रकाशित सूची में शामिल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसमें 56 है। कितनी संख्या है? 56। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत नवीन शिक्षा संरचना आपकी 5334 का पैटर्न हो जाएगा। आंसर गलत दिया है। ठीक है, 5334 का पैटर्न इसमें हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? इस समवर्ती सूची में 1976 में लाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। भारत में शिक्षक शिक्षा की नियामक संस्था जो है वह NCT है।
शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। आरटीई 2009 के तहत निजी विद्यालय निर्बल समुदाय के बालकों के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान करते हैं? 25%। प्रशिक्षण तो सर्कस में काम करने वाले व्यक्तियों और पशु पक्षियों को दिया जाता है, शिक्षक को तो शिक्षा दी जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन कुछ जगह जॉन डीवी दिया है और ज़्यादातर जगह इसको किलपैट्रिक दिया गया है, तो हम लोग ऑप्शन किलपैट्रिक के साथ जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकाय के रूप में स्थापित की जाने वाली संस्था कौन सी हो जाएगी सर? परख हो जाएगी। आरटीई 2009 शिक्षकों के लिए कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? 45 घंटे। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? 6 से 14। किसके पास मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को मान्यता देने का नियामक संस्था है? यूजीसी है। कौन सी है? यूजीसी। भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 1985 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी सर? 1953 में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। जिस पर हम टिक कर रहे हैं अभी उसको ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस गलत दिए गए हैं, ठीक है, आपके एजी नोट्स में, तो उस वजह से टीम ने इस पर क्या किया, वही आंसर टिक कर दिया है। चलिए, बेमेल को बाहर कर देना है, तो बेमेल में इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय है, राजस्थान, इंदिरा गांधी, तो इसमें आपका जो है जो राजस्थान विश्वविद्यालय है ये आपका बाहर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इसको विद्युत एक्सप्लेन किया हमने पहले। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी, ना कि 2000 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2009 निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? NCTE द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीति के तहत की गई? शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई। शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा का निहितार्थ क्या है? विद्यार्थियों को उनके योग्यता अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराना। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कहता है भारत में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCT की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से की गई थी? शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से की गई थी। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रत्यक्षता है अध्यापक शिक्षा संस्थानों की। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी योजना नहीं चलाई गई थी? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम नहीं चलाया गया था। विद्यालय में पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई? मिड डे मील शुरू किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब की गई? 1961 में की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के व्यापक कार्य क्या हैं? इसका काम है पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, प्रशिक्षण अनुसंधान और नवाचारों का विकास करना। भारत में NAAC का मुख्य उद्देश्य है विश्वविद्यालय का मूल्यांकन करना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है 14 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। वर्ष 2020 तक 100% माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना। दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए रेजिडेंसी स्कूल प्रदान करना। कुल मिलाकर के ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, कौन सिफारिश करता है कि UGC, NCERT, निपाह आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को मजबूत किया जाएगा ताकि वे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को आकार देने में सक्षम हो सकें? तो वो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये सिफारिश करता है। प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NCTEL की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए MHRC द्वारा 2003 में शुरुआत की गई थी। इंजीनियरिंग शिक्षा की शुरुआत की गई थी 1987 में। किस वर्ष? 1987 में संसद के अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की जो उचित आयु है वो कितनी है? 2 से 6 वर्ष। RTE की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? धारा 24। 11 नहीं, धारा 24। निम्नलिखित में कौन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। भारत में सर्वप्रथम किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया? कोठारी आयोग 1964-66। डेलर्स रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का आधार नहीं है? खुश रहना सीखना शिक्षा का आधार नहीं है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है परीक्षा में सुधार का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है विश्वसनीयता बढ़ाना, वैधता बढ़ाना, मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? तो छात्र शिक्षक अनुपात 1/30 का होना चाहिए। जिला स्तर पर निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? वह है डाइट। शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम किसकी सहायता के लिए प्रदान किया जाता है? प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र शिक्षक के लिए प्रदान किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी विशेष कक्षा में बालक का प्रवेश किस आधार पर प्रस्तावित है? बच्चे की क्षमता के आधार पर। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास करना है। नेपटेल का पूरा नाम क्या होता है? नेपटेल का पूरा नाम होता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2000 तक। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत शिक्षा में खर्च करने का प्रस्ताव किया गया? तो 6%। त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम कोठारी कमीशन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, और मोस्टली इसका आंसर जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड भी है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का काम कोठारी कमीशन ने किया था, इसलिए ज़्यादातर इसको कोठारी कमीशन को ही राइट आंसर माना जाता है। भारत में माध्यमिक स्तर पर नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किस कमेटी द्वारा पारित हुआ था? वो कमेटी आपकी कौन सी थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। कौन सी एनसीईआरटी की घटक इकाई नहीं है? वो आपका इसमें एनसीईटी जो है वो एनसीईआरटी की घटक इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? बीटेक एड एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लीजिए, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है इसका, देखिएगा कि उच्च शिक्षा को स्वित्त पोषित किए जाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस कमेटी द्वारा पारित किया गया था? तो वो जो कमेटी थी आपकी वह है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1986। ठीक है, ये जो टिक लगे हैं ये इसके आंसर में दिए होंगे, इसलिए टीम को दे दिया जाता है ये, तो जो आंसर उसमें होता है वही आंसर इसमें टिक किया जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो जो मैं टिक कर रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सन 1990 में सबके लिए शिक्षा विषय पर विश्व कॉन्फ्रेंस का कहाँ आयोजन किया गया था? ये थाईलैंड में किया गया था। डेलर्स आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी? डेलर्स आयोग की नियुक्ति 1993 में हुई थी। बहुत क्वेश्चन बैंक में इजी नोट्स में बहुत आंसर गलत देता है। कहाँ कब हुई थी? 1993 में हुई थी। डेलर्स आयोग की रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित हुई? सीखना आंतरिक खजाना के नाम से प्रकाशित हुई थी। इतने सरल सरल क्वेश्चन सब गलत आंसर दिए हैं इसके। डेलर्स आयोग के अनुसार 21वीं शताब्दी में शिक्षा के कितने स्तंभ होंगे? 4 स्तंभ होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को घोषित किया गया, 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। डेलर्स आयोग के सीखने के किस स्तंभ में व्यावहारिक कौशलों पर जोर दिया गया? तो यह आपका करना सीखना के स्तंभ में व्यावहारिक कौशलों पर जोर दिया गया। आरएमएसए का कार्यक्षेत्र क्या था? आरएमएसए का कार्यक्षेत्र था माध्यमिक शिक्षा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम मुदालियर कमीशन 1952-53 ने दिया। ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, अगला है आरएमएसए किस वर्ष 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 2015। 2020 में एमएचआरडी द्वारा किस की स्थापना की मांग की गई है? तो एमएचआरडी द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर आधारित राष्ट्रीय मिशन की मांग की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर जोर दिया गया? कक्षा 5 तक। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, बस 10 पेज और बचे हैं इसके पढ़ाने को। कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किसका है? केंद्र और राज्य सरकार का है। आरटीई एक्ट 2009 में प्रावधान नहीं है। बच्चों के शारीरिक दंड का कोई प्रावधान कहीं नहीं है। आरटीई 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है? समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। भारत में शिक्षक शिक्षा से जुड़े ज्वलंत मुद्दे क्या हैं? तो इसमें सक्षम शिक्षकों के चयन की समस्या है, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रदान की गई छोटी समय अवधि की समस्या है, छात्र शिक्षकों की अक्षमता भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। एससीईआरटी की स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी सर? 1981 में। किस संस्थान की स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण के गुणात्मक सुधार के लिए की गई थी? वह है आपका एनसीईआरटी। कौन हो जाएगा? एनसीईआरटी हो जाएगा। नैक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैक का मुख्यालय आपका कहाँ गया? हाँ, नैक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है, ना कि नोएडा में है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? 1992 में संशोधन किया गया था। शिक्षा के व्यावसायीकरण में माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव क्या है? शिल्प और विविध कार्यों का प्रबंध, माध्यमिक स्कूलों में कृषि की शिक्षा, बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया है कि एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य निभाएगा? तो स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखेगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करेगा, एक तय समय में पाठ्यक्रम पूरा करेगा। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? पहली बार संशोधन इसमें जो हुआ था वो 2012 में हुआ था, ना कि 2010 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? इसमें 7 अध्याय, 38 धाराएं, एक अनुसूची। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? वो है आपका 2030 तक। कहाँ है? 2030 तक है। आरटी 2009 का प्रावधान कहाँ लागू नहीं होंगे? ये आपके मदरसे में, वैदिक पाठशाला में, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होंगे। ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। किस राज्य में देश के सर्वाधिक राज्य विश्वविद्यालय स्थित हैं? वो आपका है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा दिया गया था? तो ये जो सुझाव है वो सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। निष्ठा योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? निष्ठा योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली एक स्वायत्त संस्था है? वह न्यूपा है सर। कौन सी है? न्यूपा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नैक प्रत्यायन मूल्यांकन गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करती है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करती है। नैक का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए 2017 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो वह था हमारा शगुन पोर्टल, जो कि लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत में कितने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हैं? 5 हैं सर। कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य 300 मिलियन नवयुवकों तक पहुंचना था। यह आपका 2022 तक पहुंचना था। एनईपी 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है सर? कर्नाटक है। एनईपी 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन हैं। डीबी का पूरा नाम डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो यह आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है सर। सार्थक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। सार्थक प्रोग्राम आपका 29 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लर्निंग द ट्रेजर विद इन किस रिपोर्ट को कहा जाता है? डेलर्स रिपोर्ट को कहा जाता है। उच्च शिक्षा में वर्तमान सकल नामांकन अनुपात कितना है? तो ये जो अनुपात है वो आपका 28.4% है। ठीक है। राष्ट्रीय परामर्श दशा मिशन किसके द्वारा लागू किया गया था? ये एनसीटीई के द्वारा लागू किया गया था। एनसीटी के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर पंकज अरोड़ा एनसीटी के अध्यक्ष हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। एनआईएस का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इतनी बात क्लियर है। एनटीए की स्थापना कब हुई थी? 2017 में। एनटीए की स्थापना कब हुई? 2017 में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, ये हमारा 2025 का क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। चलिए, बड़ी मेहनत का काम है। आप लोग लास्ट में जरूर बता करके जाएंगे क्लास कैसी रही, और यदि क्वेश्चन में कोई डाउट, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा था इस पेज नंबर पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। कहता है कि जनार्दन रेड्डी समिति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये शैक्षिक सुधार से संबंधित थी। ठीक है, हालांकि शिक्षा भी माना जाता है, लेकिन शैक्षिक सुधार इसका ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। जनार्दन रेड्डी समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित का विकास हुआ। तो संशोधित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का विकास हुआ। विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उन्हें सहायता के साथ नियमित स्कूलों में एकीकृत करने पर ध्यान एकत्रित किया जाता है। किस रिपोर्ट ने स्कूल बैग के बोझ को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है? यशपाल समिति ने। भारत के उच्च शिक्षा सुधारों में किस पर जोर दिया गया है? बहुविषयक संस्थान और शैक्षणिक क्रेडिट हस्तांतरण पर जोर दिया गया है। भारत में शिक्षक शिक्षा में कौन सी एक प्रमुख चुनौती है? शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की अपर्याप्त गुणवत्ता एक प्रमुख चुनौती है। भारत में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए एक प्रमुख शैक्षणिक चुनौती पुराना पाठ्यक्रम।
UEPA, जिसे अब NIEPA के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यह मुख्य रूप से शैक्षिक योजना और प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करता है। उच्च शिक्षा में भाषा संबंधी बाधा मुख्यतः निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो यह ग्रामीण एवं क्षेत्रीय भाषा के छात्र को प्रभावित करती है। उच्च शिक्षा में छात्रों के सामने आने वाली आम वित्तीय समस्या उच्च ट्यूशन फीस है। कई जो प्राइवेट संस्थान हैं ऊंची फीस क्यों लेते हैं? इसका कारण है उच्च परिचालन और बुनियादी ढांचे की लागत और लाभ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा फीस लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, शिक्षा में निजीकरण से प्रायः निम्नलिखित परिणाम होते हैं। तो प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और कभी कभी गुणवत्ता में सुधार भी होता है। भारत में परीक्षा प्रणाली से संबंधित प्रमुख चिंता क्या है? रटने और अंकों पर ज़्यादा ध्यान है। भारत में वर्तमान परीक्षा प्रणाली की प्रमुख आलोचना क्या है? वह रटने की आदत को बढ़ाती है। कौन सा सुधार परीक्षा में तनाव और रटने की आदत को कम करने का उद्देश्य है? सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है इन चीज़ों को कम कर देता है। परीक्षाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए कौन सा उपाय सुझाया गया है? रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाए। उच्च शिक्षा में बहुविषयक पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से मदद करता है। तो यह समग्र और लचीली शिक्षा को बढ़ावा देने में हेल्प करता है। उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट को कम करने की प्रमुख रणनीति क्या है? अकादमिक ऋण बैंकों की स्थापना। अकादमिक ऋण बैंकों की स्थापना। RTE अधिनियम को लागू करने के लिए कौन सी सरकारी संस्था जिम्मेदार है? शिक्षा मंत्रालय। इग्नू निम्नलिखित कारणों से प्रसिद्ध है। एक तो कक्षा शिक्षा से, चिकित्सा शिक्षा से और कॉर्पोरेट प्रशिक्षण से। देखिए, इसमें आपका इग्नू जो है वह दूरस्थ और खुली शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। शिक्षा के संदर्भ में ठहराव का मतलब है एक ही कक्षा को दोहराने वाले छात्र। NIOS मुख्य रूप से निम्नलिखित माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। तो यह दूरस्थ और मुक्त विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है। कौन सा भारत में दूरस्थ शिक्षा के सामने एक प्रमुख मुद्दा है? वह है प्रौद्योगिकी और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक सीमित पहुंच होना। कौन सा भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ODL में एक समवर्ती मुद्दा है? वह है शिक्षार्थियों की कम सहभागिता और उच्च ड्रॉपआउट दर। खुली शिक्षा का एक प्रमुख लाभ यह है, यह शिक्षण संसाधनों तक मुफ्त और लचीली पहुंच प्रदान करती है। डाइट के प्राथमिक कार्यों में निम्नलिखित शामिल है। डाइट के प्राथमिक कार्य में आपका प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और स्थानीय पाठ्यक्रम विकास को समर्थन देना है। RMSA किस वर्ष शुरू किया गया था? RMSA 2009 में शुरू किया गया था। NIOS के कामकाज की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? शिक्षा मंत्रालय करता है। किस राज्य में SCRT की मुख्य भूमिका है? राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें विकसित करना। ऑप्शन B राइट हो जाता है। RMSA का लक्ष्य कम करना है। माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट दरें कम करना है। RMSA निम्नलिखित में से सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यह माध्यमिक विद्यालयों की बुनियादी संरचना और गुणवत्ता को सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत में स्कूल स्तर का पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? NCERT। NAAC किस संगठन के अंतर्गत काम करता है? UGC संगठन के अंतर्गत काम करता है। NCERT का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कहता है, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ रह गया? उच्च शिक्षा, चिकित्सा और कानूनी को छोड़कर को विनियमित करने के लिए कौन सी संस्था प्रस्तावित है? NHERC। कौन सी हो जाएगी? NHERC। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में शिक्षक शिक्षा को नियंत्रित करता है? NCTE। कौन सा संगठन भारत में दूरस्थ और खुली शिक्षा को नियंत्रित करता है? UGC DEB। डैट्स की स्थापना मुख्यतः किसके लिए की गई थी? जिला स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा सुधार के लिए की गई थी। भारत में खुली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल क्या है? स्वयं। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? NAAC यानी कि NAAC हो जाएगा। NCERT भारत में शिक्षा प्रणाली के किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय। RTE के तहत निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी चाहिए। NAAC की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इग्नू की स्थापना 1985 में हुई। NCERT की स्थापना 1961 में हुई। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़िए, कहता है SCRT मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का विकास करने के लिए जिम्मेदार है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने का सबसे आम कारण क्या है? आर्थिक बाधाएं और पारिवारिक श्रम। कौन सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है? बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना RMSA का मुख्य उद्देश्य है। इतनी बात क्लियर। कौन सी समस्या शैक्षिक मानकों के ह्रास में योगदान देती है? सामूहिक नकल और परीक्षा में गड़बड़ी योगदान देती है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी। भारत में प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बहुभाषिकता और साक्षरता को बढ़ावा देना।
इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। प्राइमरी शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? आलोचनात्मक चिंतन और अनुभवात्मक अधिगम पर जोर दिया जाता है। स्कूल बैग का वजन कम करने का उपाय क्या है? डिजिटल सामग्री और लॉकर का उपयोग किया जाए। प्रशिक्षण शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मुख्य लक्षण क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हासिल करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? सर्व शिक्षा अभियान। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण प्राप्त करने में एक प्रमुख चुनौती क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की दर और बुनियादी ढांचे में कमी। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के अत्यधिक बोझ के कारण निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। छात्र वियोग और पढ़ाई छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है? PMKVY। कौन सा स्तंभ कौशल और व्यवहारिक अनुप्रयोग पर केंद्रित है? करना सीखना। भारत में तकनीकी शिक्षा का कौन सा निकाय नियंत्रित करता है? NCERT। तकनीकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति का विकास करना। भारत में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के सामने प्रमुख चुनौती क्या है? प्रशिक्षण और उद्योग की जरूरतों के बीच कौशल का बेमेल होना। किस सरकारी पहल का उद्देश्य भारत में कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है? PMKVY। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कहता है कि माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक विषयों को शामिल किया जाता है रोजगार के अवसरों के साथ जुड़े व्यवहारिक कौशल प्रदान करने के लिए। शिक्षा का व्यवसायीकरण मुख्यतः किससे संबंधित है? शिक्षा को लाभ कमाने का व्यवसाय मानना। भारत में शिक्षा के निजीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? शिक्षा की लागत में वृद्धि के कारण गरीब छात्रों के लिए इसे वहन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शिक्षा के स्तर में गिरावट का जो मेन रीज़न है, स्नातकों में बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो रही है। कौन सी शिक्षा के व्यवसायीकरण द्वारा उत्पन्न चुनौती है? लाभ के कारण शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता हो रहा है। परीक्षा मानकों पर व्यवसायीकरण का क्या परिणाम होता है? संस्थानों पर उच्च उत्तीर्ण दर बनाए रखने का दबाव, कभी कभी मानकों से समझौता भी करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य फोकस क्या है? शिक्षा और समान अवसर तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1992 में। 2020 का उद्देश्य किस भाषा दृष्टिकोण से शिक्षा को बढ़ावा देना है? बहुभाषिकता और मातृभाषा घरेलू भाषा शिक्षण कक्षा 5 तक होना चाहिए। और NEP 2020 ने सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत की। NEP 2020 ने सतत CCE की शुरुआत की। इस क्वेश्चन में वही तो डाउट था, ये कह रहा है कि CCE की शुरुआत जो है वो 1986 NEP 1986 ने की थी। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE की शुरुआत मुख्य रूप से NEP 1986 के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वहाँ राइट हो जाएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। भारत की NEP 2020 में फाउंडेशन स्टेज आमतौर पर किस वर्ष में शुरू होती है? किस वर्ष में शुरू होती है? तो ये आपकी 3 वर्ष की आयु में शुरू होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1992 का मुख्य फोकस क्या था? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि किस नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर जोर दिया गया? NEP 1986। 1992 ने शिक्षा को एक उपकरण के रूप में महत्व दिया, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण के रूप में। भारतीय शिक्षा में NCTE की मुख्य भूमिका है शिक्षक शिक्षा को विनियमित करना और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मानक निर्धारित करना। 2020 द्वारा पेश की गई जो संरचना है वो 5334 है। 10+2+3 संरचना के भाग के रूप में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है कोठारी आयोग के द्वारा। 2020 द्वारा शिक्षकों के लिए प्रस्तावित न्यूनतम योग्यता क्या है? 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री। डैट्स की स्थापना किस नीति के तहत की गई थी? NEP 1986। 2020 जोर दिया गया बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर जोर दिया गया है। डेलर्स रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी? यूनेस्को। डेलर्स रिपोर्ट में कौन शिक्षा के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? अनदेखा करना सीखना। ठीक है, ये नहीं है। डेलर्स रिपोर्ट में सीखना पर जोर दिया गया है, व्यक्तिगत विकास और आत्मपूर्ति पर। RTE अधिनियम 2009 आयु वर्ग निम्नलिखित आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बनाता है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बनाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? 21A। किस संविधान संशोधन ने भारत में शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया? 86वां संविधान संशोधन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के बीच पढ़ाई छोड़ने का प्रमुख कारण क्या है? लिंग पूर्वाग्रह और कम उम्र में विवाह। माध्यमिक शिक्षा में बर्बादी और ठहराव का प्रमुख कारण है माता पिता के सहयोग का अभाव और गरीबी। माध्यमिक शिक्षा में अपव्यय का तात्पर्य है पाठ्यक्रम पूरा करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ने की उच्च दर।
भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है विषय चयन में लचीलापन प्रदान करना और जीवन कौशल विकसित करना। भारत में माध्यमिक शिक्षा आमतौर पर किस ग्रेड स्तर को कवर करती है? कक्षा 9 से 12 तक। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस पर बल दिया जाता है? व्यावसायिक शिक्षा और विषय लचीलापन पर बल दिया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए कौन सी पहल आवश्यक है? प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवश्यक है। शिक्षक शिक्षा में प्रमुख समवर्ती मुद्दों में से एक है सिद्धांत और व्यावहारिक प्रशिक्षण के बीच असमानता। भारत में शिक्षक गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समाधान प्रस्तावित है? सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी और सेवाकालीन प्रशिक्षण। भारत में माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को नौकरी उन्मुख और व्यवहारिक कौशल से लैस करना। इतनी बात क्लियर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर अक्सर अधिक होती है क्योंकि कठोर परीक्षा प्रणाली और शैक्षणिक दबाव होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने पूरे इजी नोट्स को कवर किया। कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर अभी तक व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जाम।